नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम रिट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए वीडियो लाए हैं जो आपकी आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और उसके भाग 2। हमने अब तक अनुच्छेद 54 तक पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे देखेंगे। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है रीति यानी रीतियाँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस प्रकार की हम देखेंगे। जैसा हमें जानकारी है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमणि मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, जो यहाँ पर मतों का मूल्य का जो आधार है वो जो 1971 की जनसंख्या है उसी के आधार पर रखा गया है। यानी 1971 की जो जनसंख्या है वो वर्तमान समय तक इसमें मानी गई है। अब देखिए, इसके अंतर्गत विधानसभा सदस्य सांसदों का जो मतों का जो मूल्य क्या निर्धारण किया गया है, उसके लिए एक सूत्र बताया गया है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो विधानसभा सदस्य के मतों के मूल्य का निर्धारण राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों को भाग दिया जाएगा और जो आएगा उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। अगला देखिए, सांसद के मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके कुल मत मूल्य का उन मूल्यों के अंतर्गत संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का जो भाग दे दिया जाता है उससे ये हमें मिलता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति जीतने के लिए उसको किस प्रकार से किया जाता है, तो राष्ट्रपति का जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का एक फॉर्मूला या सूत्र बनाया गया है कि जो डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, यानी जो अवैध मत है उनको हटा दिया जाता है, उन मतों की संख्या और जितने व्यक्ति निर्वाचित सदस्य होने वाले होते हैं उनकी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, उसका भाग दिया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़कर वो पद प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि सांसद के मत का मूल्य, यानी हमारे पूरे भारत में सांसद के एक मत का मूल्य कितना होता है, तो वह होता है 708। और वही अगर हम देखें कि राजस्थान के विधायक का मत का मूल्य कितना हो, तो राजस्थान के विधायक के मत मूल्य हो जाएगा 129। ये हमारे दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान देनी है कि जो मैंने आपको कहा था कि 1971 के संशोधन के आधार पर जो 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार रखा गया है, वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुई है, तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है कि अब 2026 तक इसी को आधार वर्ष रखा जाएगा और उसी के आधार पर गणना की जाएगी। अब देखिए, जो इनकी मतगणना होती है वो चुनाव में जो मतदाता इसमें मत देते हैं वो वरीयता क्रम के आधार पर देते हैं। वरीयता क्रम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वरीयता क्रम के अंतर्गत किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनते, जितने भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए हैं उनको वरीयता के आधार पर पहली, दूसरी या तीसरी क्रम संख्या डालते। अब वो क्रम संख्या डालने का क्या है मतलब, सर्वाधिक जो पसंद है उसको नंबर 1 डालेंगे, उससे कम पसंद है उसको नंबर 2 डालेंगे, जो सबसे कम पसंद है उसको डालेंगे। इस प्रकार जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं उनके आधार पर मतों को डाला जाता है। अब एक खास देखिएगा, आपको एक विशेष जानकारी होनी चाहिए कि मतदाता सांसद राष्ट्रपति के कितने सांसद भाग लेते हैं, तो देखिएगा इनकी संख्या है 776 कुल हमारे सांसद है, जिसमें से लोकसभा के कितने, तो 543 सांसद लोकसभा के हैं और 233 सांसद राज्यसभा से मिलेंगे। अब देखिए, जो विधायक है तो कुल विधायक हैं 4120। कुल जो हमारे विधायक हैं भारतवर्ष में 4120 है, उनके दोनों के सांसद और विधायकों के कुल 4896 हैं जो इसके मतदान में भाग लेते हैं।
आगे देखिए, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 56 पैसे बना था पदावधि। मैंने बताया था आपको पैसे जो बना है वो पदावधि बना है। उस पदावधि के अंतर्गत हमारे क्या आया है देखिएगा, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि पर अपने पद पर रहेगा। यानी उसका कार्यकाल कितना हो गया भाई, 5 वर्ष हो गया। अब देखिए उसमें कार्यकाल में भी एक खास ध्यान है, पद ग्रहण करने की अवधि, यानी वो जीत गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन वो शपथ लेगा, पद ग्रहण करेगा, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक लेगा। लेकिन एक और बात है, नए राष्ट्रपति के आने तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जब तक नया राष्ट्रपति उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक उस पद पर बने रहते हैं। इस पदावधि के अंतर्गत वो किस प्रकार हट सकते हैं, तो देखिए स्वयं त्याग पत्र दे दे। अगर वो स्वयं त्याग पत्र दे देते तो वह राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। उनकी मृत्यु हो जाए तो है, या फिर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए तो वह इस आधार पर इस पद से हटाए जा सकते हैं। आगे देखिएगा, आपके लिए एक विशेष लाया हूं मैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है देखिए। ये विशेष क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति सदा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वह देता है। अब उपराष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको इसकी सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। अब तीसरी एक और खास बात, यदि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्त हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, तो उस समय चुनाव तो हो नहीं सकते, तो उनके पद का कार्य कौन देखेगा, तो उनके पद का कार्य देखता है उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के पद का जो कार्य है वो कौन देखेगा, तो उपराष्ट्रपति उसको देखता है क्या कार्य करना है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी का पद रिक्त हो, मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति के नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसके पद का निर्वहन करता है। अब देखिए भारत में ऐसी स्थिति बनी है, भारत में ऐसी स्थिति कब बनी है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1969 में। तो इसके अंतर्गत जब मृत्यु हो गई थी तो किसने पद संभाला था, तो वीवी गिरी ने संभाला था। लेकिन वीवी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार थे, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने पर उनका जो कार्य किसने देखा था, तो देखिए उनका कार्य देखा था मुख्य न्यायाधीश। उस समय कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया था। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 किसे, पुनः निर्वाचन। और इसके अलावा संविधान ने इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। आगे देखिए अनुच्छेद 58 क्या कहता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई है, यानी राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनका वर्णन इसके अंतर्गत है। सबसे पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। आगे देखिए अगली योग्यता अगर हम देखते हैं तो उनकी योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। अब उनमें और क्या योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उनमें कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता तो होनी चाहिए। अगला, किसी भी लाभ के पद पर कार्य न हो, न केंद्र के न राज्य के, किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उसको वेतन प्राप्त होता हो। अगला महत्वपूर्ण, मानसिक रूप से वह पागल नहीं होना चाहिए और आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित
नहीं होना चाहिए वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 59 क्या कहता है? शर्तें, से शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद पर रहने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए वो देखिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया अच्छी तरीके बताता हूँ। राष्ट्रपति के लिए आप याद कर लीजिए 50-50। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति क्या खेलता है? 50-50 का मैच खेलता है। और उपराष्ट्रपति के लिए ध्यान रखिएगा, यही बता रहा हूँ, 20-20, यानी 20-20 का कप्तान तो कौन है? उपराष्ट्रपति। और 50-50 का कप्तान कौन है? राष्ट्रपति। तो हमें ध्यान रह जाएगा प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हमें किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए। और जमानत राशि चाहिए भाई 15,000 रुपये। किसको जमा करानी है? आरबीआई में। आरबीआई में हमारे को इसमें जमा करानी पड़ती है। अब एक खास प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार अपना नामांकन किसको जमा कराता? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सचिव को अपना नामांकन वो जमा कराता है। किसको कराता है? लोकसभा के सचिव को। लोकसभा के सचिव को नामांकन। अब देखिए, इनको प्रचार का समय भी दिया जाता है। तो इनको प्रचार का समय दिया जाता है 14 दिन। राष्ट्रपति प्रचार कितना करता है? 14 दिन करता है। और देखिए एक खास बात, इनकी जमानत जब्त भी हो सकती है अगर इनको कुल वेद मतों का 1/6 हिस्सा वोट नहीं मिलता है, तो इनकी जो 15,000 रुपये की जमानत है वो जब्त हो जाती है। अगला, अनुच्छेद 60 की हमने ट्रिक याद की थी, से शपथ। शपथ को मैंने बताया था आपको प्रतिज्ञान भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 60 में क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी जो शपथ लेता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। वो भी कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। किसकी दिलाता है? संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की या प्रतिरक्षण की शपथ दिलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसकी शपथ दिलाता है? तो संरक्षण की शपथ दिलाता है। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। जो हमारा राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलाएगा। तो अनुच्छेद 60 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित और वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,